हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछला क्लास में हाइगेंस के अनुसार परावर्तन और क्या देखे थे, परावर्तन और अपवर्तन। एक बार फिर से इसको हम रिवीजन कर देते हैं परावर्तन अपवर्तन को। परावर्तन में क्या था, एक रेखा खींचना है हाइगेंस के अनुसार, उसके बाद दो समतल तरंगाग्र लाना है, इन्हें करना है। यहाँ से सबसे पहले धक्का कहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, यहाँ पे एक रेखा खींचना है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री। जितना से धक्का मारता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई। जब यहाँ पे आएगा तो एक बिंदु सदृश बनेगा जिसके कारण कैसा तरंग आएगा, कितना त्रिज्या का, तो यहाँ से यहाँ आने में भीटी समय लगेगा। एस बराबर भी बराबर एस बटा टी, तो एस बराबर एस होता है डिस्टेंस, दूरी होता है। यहाँ से यहाँ आने में कितना दूरी लगा, और भीटी त्रिज्या का हम लोग क्या बना दिए, एक गोलाकार तरंगाग्र बना दिए। अब यहाँ से यहाँ पर एक क्या कर दिए, स्पर्श रेखा खींच दिए। क्या खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, और यह स्पर्श रेखा खींचने पर कितना डिग्री कोण बनाता है, और यह कोण कितना हो गया, आर। ए लड़का, यह है हाइगेंस के अनुसार परावर्तन के नियम। न्यूटन क्या कहता है कि यहाँ पे आप एक सिंपल तरह से कर दीजिए, एक रेखा खींचिए, इसको कलाई कर दीजिएगा, प्रकाश आया और टकरा कर, और यहाँ पे कौन सा है, अभिलंब, जितना कौन सा आएगा उतना ही कौन से आपतन कोण बराबर। न्यूटन ये कहता है, जबकि हम लोग को हाइगेंस के अनुसार क्या कह रहा है, इस तरह से कह रहा है। क्लियर है ना, ये हम लोग को परावर्तन हो गया है। यह दोनों का दोनों पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तब इसके आगे कहानी हम लोग समझेगा। अब बताइएगा, न्यूटन के अनुसार अपवर्तन क्या कहता है कि एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से आएगा और यहाँ पे क्या खींचना है, अभिलंब, अभिलंब खींचना है ना। मान लेते हैं कि यह विरल माध्यम है, कौन सा माध्यम, और यह कौन सा है, सरल सघन। यहाँ पे आएगा तो इसका मेन रास्ता तो यही है। जब विरल से सघन में जाता है तो किधर प्रकाश मुड़ता है, अभिलंब की ओर। यह कोण आई हो गया, और यह कोण, यह किसके अनुसार है, न्यूटन के अनुसार है। जबकि हाइगेंस क्या कहता है, जो ध्यान दीजिएगा, एक रेखा खींचना है, ऊपर से तरंगाग्र लाना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले धक्का मारेगा तो कितना डिग्री कोण, यह कोण आई है। यहाँ से यहाँ आने में v1t समय लेगा, दूरी तय करेगा। क्यों, क्योंकि यह है सघन विरल माध्यम, कौन सा माध्यम है, और नीचे क्या है, तो इसमें v1 वेग है, तो इसमें चेंज हो जाएगा ना। ऐसा क्यों चेंज होगा, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। क्या आप साइकिल चलाए हैं तो रोड पे जा रहे हैं, अचानक बालू मिल जाता है, हाँ अचानक क्या होता है, बालू मिल जाता है, तो क्या जितना स्पीड में रोड पे चला रहे थे बालू में भी उतना स्पीड चलाइएगा, क्यों, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया है। उसी प्रकार प्रकाश का ड्राइवर भी वही करता है, माध्यम चेंज होता है तो स्पीड क्या करता है, कम हो जाता है। अब बताइएगा, ऊपर हवा है, नीचे पानी है, तो हवा में ज्यादा हो जाएगा, पानी में कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक बिंदु सदृश बनेगा, तो यह गोलाकार तरंगाग्र बनेगा। और यह जो तरंगाग्र बनेगा, यहाँ से यहाँ क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे, आर। आर नीचे क्यों हुआ है, क्योंकि अपवर्तन में आर कहाँ होता है, नीचे, तो इसमें भी हम लोग नीचे करेंगे। इस बीच में कलाई नहीं है, परावर्तन में कलाई कर सकते हैं, ठीक है। यह अपवर्तन है, माध्यम चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, और यहाँ पे एक हम दे देंगे, इस तरह से 90 डिग्री कोण बन गया। यह देखो, न्यूटन के अनुसार आई और आर ऐसे निकलता है अपवर्तन में, लेकिन हाइगेंस के अनुसार देखो कैसे निकलता है। क्लियर है। जब आपसे क्वेश्चन तो और पहले से ही है, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5 नंबर में, एकदम निगल लेना है और एग्जाम में जाकर उगल देना है। क्लियर है ना। अब इतना बनाने के बाद न्यूटन के नियम इसी में दर्शाना है, आएगा और टकरा कर और एक अभिलंब खींच दो। यह कोण आई है और कोण आर, ये वाला कोण क्या है। जब तक क्लास में इस फिगर को ध्यान 10 बार 5 बार नहीं दीजिएगा, लगता है कि छिट्टू मिलेगा तो उतार लीजिएगा, नहीं ना। इसीलिए पिछला वीडियो में पूरा डिटेल से सब पूरा किया हुआ है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, तब इसका आगे कहानी हम लोग समझ में जाएगा। क्लियर है ना। मिटाते हैं इसको। और इसमें भी अपवर्तन दर्शाना है, कहीं से प्रकाश को लाना है, अभिलंब खींच देना है और इधर कर देना है।
यह कौन क्या हो जाएगा आई, और यह कौन आर। इसका पॉइंट नाम ओ दे देना है, ए दे देना है, बी दे देना है, यहाँ सी दे देना। हाँ, यह एक इसका मेन रास्ता इधर डॉट डॉट हो जाएगा। आ ही रहा होगा समझ में कि क्या दिक्कत है इस फिगर में, अगर नहीं ध्यान क्लास में दीजिएगा तो। मैक्सिमम टीचर है जो लाइट से ही स्टार्ट करता है, लाइट से स्टार्ट करता है ना। अब उसका अगर टीचर ध्यान नहीं दिवाएगा, 5 बार 4 बार बोर्ड पे खुद नहीं बनाएगा, बच्चा से तो भूल जाओगे बनाएगा। नहीं तो आप कहीं पढ़ लिया कोई तो उससे पूछ लीजिए जाकर कि हाइगन्स के परावर्तन और अपवर्तन के बना दो फिगर, बाकी हम समझ लेंगे कि तुम्हारा कैसा लाइट है। आपको पता है कि रे और क्या है, वेव है, दो ही पढ़ना है, रे और वेव, दोनों 7-7 नंबर का है। और ज्यादा पढ़ना है रे में, ये भी 7 नंबर का है, और कम पढ़ना है वेव में, 2 ही चैप्टर पढ़ना है, इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है, और ये भी है 7 ही नंबर का। टोटल ऑप्टिक्स कितना नंबर का है, 14 नंबर का आता है। इधर सेक्शन इधर बच्चा जल्दी पढ़ता नहीं है, यह सेक्शन थोड़ा टफ है, लेकिन कम पढ़ना है, ज़्यादा नंबर आएगा, एकदम निश्चित ही आएगा। इसका कोई ठिकाने नहीं है, कहाँ से देगा, क्या देगा, नहीं देगा। पीछे रे में भी हम लोग 5 नंबर ही चल चुके हैं, वहाँ से भी 5 नंबर आता है। ऑप्टिक्स केवल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पढ़ा जाता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से देगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से देगा, दोनों से एक लॉन्ग क्वेश्चन देगा। ठीक है, जो हम लोग कर चुके हैं। सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, आप बता देंगे हमको, आप लोग को कि ये वाला क्वेश्चन देखना है, बाकी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से। आज एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आता है। कभी कभी तबीयत एग्जामिनर का ठीक हुआ, आप लोग का नसीब बढ़िया हुआ तो 2 नंबर का भी दे सकता है। नहीं, 2 नंबर वाला। चलिए सभी हेडिंग लिखो, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण नहीं, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कंफर्म आएगा। हाँ, हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद 10 मिनट ध्यान से सुनिए, चीजें क्लियर हो जाएगा। हो गया, ध्यान दीजिएगा। व्यतिकरण होता क्या है? यदि आपको कहीं ज्यादा चमकीला और ज्यादा अंधेरा, यदि आपको कहीं दिखाई दे रहा है एक ही स्थान पे, कुछ जगह चमकीला कुछ जगह अंधेरा, यही क्या है? व्यतिकरण। देखो, व्यतिकरण 2 तरह से होता है। एक होता है साउंड में भी, ध्वनि में भी व्यतिकरण होता है, और एक किसमें होता है? प्रकाश में। जैसे बताइए, कभी कभी होता है क्या, मान लेते हैं कि संडे का दिन है, ठीक है, और संडे का दिन है, एक लड़का, समझा रहे हैं, इसको समझिएगा, आपको इंटरेस्ट जगा रहे हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण समझने में, नहीं तो ये सब नहीं समझ में आएगा जल्दी। संडे का दिन है, एक लड़का अपना छत पे गया, उसको गाना सुनने का मन किया, तो बढ़िया से एक बॉक्स लाया, 2 स्पीकर वाला, आराम से, एक ही बॉक्स में डबल स्पीकर होता है ना, लगा दिया और खुद कुर्सी पे अपना बैठ गया। खुद क्या किया है? कुर्सी पर बैठ गया है और अपना दोनों पैर नीचे लटकाकर और आराम से गाना सुनकर ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, अब देखो, ये जैसे ही गाना शुरू किया तो इसका बगल में भी छत है, थोड़ा सा दूरी पर, इस पर भी छोटा छोटा बच्चा था। ठीक है, छोटा छोटा बच्चा है, इस तरह से अपना नाचने लगा हाथ ऊपर करके।
समझ रहे हैं ना बात को? देखो यह एक बॉक्स लगाया है, सुन रहा है, खुद सुन रहा है, इधर दूर में भी नाच रहा है बढ़िया से एकदम खूब नागिन धुंधम घूम नागिन समझते ना, डांस उलट उलट के नाच रहा है। देखो जितना मजा इसको आ रहा है उतना मजा इसको नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये सोचा कि एक नहीं एक बॉक्स और लगा लेते हैं, एक बॉक्स और लगा लेते हैं। आप देखो यह एक बॉक्स पीछे से भी अपना एक लगा लिया, ठीक है? अब अचानक देखा कि इधर ई वाला अब इसको लग रहा है, जब दोनों बॉक्स लगा दिए दोनों तरफ से, अब इसको लग रहा है कि अब नाचें कि तब नाचें कि कब नाचें, एकदम नाचे के मूड में आ गया। और इसको देखा जा रहा है कि अचानक हाथ नीचे हो गया। ये जो हाथ ऊपर ऊपर करके दोनों नागिन डांस कर रहा था ना, ये हाथ कहाँ हो गया? नीचे। यही समझना है कि जब एक बॉक्स लगा रहा था तो इसकी तीव्रता दूर दूर तक जा रही थी, ध्वनि की तीव्रता दूर दूर तक जा रही थी। लेकिन जब डबल बॉक्स लगा दिया तो इसकी तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता इस स्थान पे ज्यादा हो गया और इस स्थान पे कम हो गया। अरे समझ में? ऐसा नहीं समझना कि एक बॉक्स से 2 मीटर तो 2 बॉक्स से 4 मीटर, जैसे एक आंख से 1 किलोमीटर तो 2 आंख से 2 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। अब देखो जब 2 बॉक्स लगा दिया तो केवल ये अब हाथ खड़ी करके नाचना शुरू कर दिया, इसका अचानक हाथ गिर गया। अरे समझ में ना? यही ध्वनि की तीव्रता है, यही व्यतिकरण है ध्वनि के लिए। अरे समझ में? प्रकाश के लिए सेम चलेगा, आगे समझाते हैं। अच्छा एक बात तो आप ही लोग से पूछ लेते हैं, एक बॉक्स है, डीजे वाला बॉक्स देखा ना? हाँ, डीजे बॉक्स है, एक बॉक्स आप बजा रहे हैं तो हो सकता है कि दूर दूर तक इसका आवाज जाए, हो सकता है कि दूर दूर तक आवाज जाए। यदि यहाँ पे 3-4 बॉक्स लगा दिए, 3-4 बॉक्स क्या कर दिए? लगा दिए, तो इसके बगल में ही ज्यादा तीव्रता होगा, दूर तक जाएगा नहीं। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि शादी विवाह में गांव में एक के माइक पूरा एकदम इलाका हिला देता है, हाँ जो भी रहे, लेकिन डीजे उतना आवाज फेंकता है? नहीं देता है, नहीं देता है। यही तीव्रता समझना है कि एक साउंड है जो ज्यादा आवाज दे रहा है और 3-4 लगा दिया तो वहीं पे सिर्फ दे रहा है। अच्छा आप ही लोग से पूछते हैं, बताइएगा, आपको ज्यादा सुनना है तब बॉक्स को सामने सामने लगाइएगा इस तरह से, एक ही तरफ कि दोनों तरफ से, इधर और इधर बीच में हम, या फिर आप दोनों तरफ से ज्यादा होगा या फिर एक ही तरफ से ज्यादा देगा तब ज्यादा आवाज देगा? अच्छा दोनों तरफ वाला कौन है? कि दोनों तरफ से साइड साइड में बॉक्स है, बीच में हम है, तब ज्यादा आवाज देगा? कि एक ही तरफ पूरा का पूरा बॉक्स लगा हुआ है तब ज्यादा आवाज देगा? अच्छा एक ही तरफ वाला हाथ खड़ी कीजिए तो 20-30% लगभग आ रहे हैं एक दिन वाला, अब दोनों देने वाला बाकी सब है, सब है ना? चलिए कोई बात नहीं। अब आप लोग को ध्यान दो, अब आप लोग को व्यतिकरण समझ में आएगा, क्लियर है ना? यही कहता है, इसको हटा देते हैं। अब ये ध्वनि की तीव्रता समझ में आए ना कि कुछ स्थानों पर ज्यादा होता है, कुछ स्थानों पर कम होता है, यही व्यतिकरण है ध्वनि की। तो कहता है कि ज्यादा चमकीला और ज्यादा अंधेरा दिखाई देगा तो वह क्या है? व्यतिकरण। अच्छा एक बात और है, 2 बॉक्स है और दोनों बॉक्स में अलग अलग मशीन से अलग अलग गाना बज रहा है, तब ज्यादा नाचेगा आदमी की दोनों बॉक्स एक ही मशीन से एक ही गाना बज रहा है। स्रोत एक होना चाहिए कि 2, तब ना ज्यादा व्यतिकरण उत्पन्न होगा। यहाँ भी वही है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है ना? तो साबुन का बुलबुला कहीं रंगीन दिखाई देगा तो कहीं अंधेरा भी दिखाई देगा। रंगीन के बगल में अंधेरा, देन फिर रंगीन, फिर अंधेरा। यही ज्यादा चमकीला और ज्यादा अंधेरा वो क्या होता है? व्यतिकरण। यानी साबुन का बुलबुला रंगीन दिखना कौन सा घटना के कारण? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। देखे हैं? अच्छा साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है, क्या दिखता है? रंगीन दिखता है, किस घटना के कारण? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। देखो एक बार, अच्छा साबुन का बुलबुला का लेयर मोटा होता है कि पतला होता है? तो पतले लेयर को फिल्म कहते हैं। देखो कैसे बदमाशी करता है एग्जामिनर। पतला लेयर क्या कहते हैं? लेयर को फिल्म कहते हैं, पतला है। और वह क्या दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। तो क्वेश्चन कहता है कि पतले फिल्म का रंगदार दिखना प्रकाश के किस घटना का कारण है?
अब जो लड़का सही से नहीं पढ़ेगा कि फिल्म का मतलब लेयर होता है, पतला मतलब पतला और रंगदार मतलब रंगीन, तो कहेगा कि कौन फिल्म के कौन रंगदार आ गया है, फिजिक्स में क्या करने आ गया है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि पतले फिल्म का रंगदार दिखना किस घटना का कारण है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। क्लियर है ना? अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि भीगा हुआ सड़क पर तेल गिर जाता है तो इंद्रधनुषी दिखता है। हाँ, मतलब चमकीला दिखता है ना, इंद्रधनुषी दिखता है। हाँ, इंद्रधनुषी दिखता है। तो बताइएगा इंद्रधनुषी दिखना किस घटना का कारण है? मोर का पंख देखिएगा चमकीला दिखता है। मोर का पंख क्या दिखता है? मोर का पंख भी कैसा दिखता है? चमकीला दिखता है। यहाँ हम मोर पढ़ा दिए हैं, वहाँ कहेगा कि बुलबुला का पंख चमकीला दिखता है किस घटना के कारण? अरे बुलबुला पक्षी नहीं होता है? बुलबुल पक्षी नहीं होती है? तो बुलबुल पक्षी का पंख भी रंगीन दिखता है किस घटना के कारण? हाँ, तो हर पक्षी का जो रंगीन दिखेगा ना, कौवा का भी देखते हैं ना, रंगीन चमकीला दिखाई देता है। अरे फिर भी चमकीला दिखाई देता है, चमकता है ना। कोई भी पक्षी का पंख यदि चमकीला दिखाई दे रहा तो व्यतिकरण। हम यहाँ मोर पढ़ाए, वहाँ कुछ पूछ देगा, ठीक है? इसीलिए पूरा हाँ ना कहिएगा कि मोर पढ़ाया था, बुलबुल पढ़ाए नहीं किए थे, ऐसा में। तो मोर का पंख कैसे दिखाई देता है? चमकीला। किस घटना के कारण? आप लोग बहुत खल्ली खिलाए हैं मोर के पंख के कि दो को हो जाएगा, अब बाद में 2 को नहीं होता है तो तोड़ कर अपने से 2 कर लेते हैं कि हो गया 2 को। नहीं बढ़ता है ऐसा आप लोग किए है ना? कॉपी में रख के मोर के पंख को उसमें खाली डाल देते हैं, अपना खाएगा रात भर। चलो ध्यान दो। तो ये सब घटना किसके कारण है? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन करता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब आप लोग हम समझाते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण का परिभाषा क्या होता है, ठीक है? तो बताइएगा स्रोत 1 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए? कहता है कि एक ही स्रोत से उत्पन्न 2 प्रकाशीय तरंग, एक ही स्रोत से उत्पन्न 2 प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, एक प्रकाशीय तरंग और यह दूसरा प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता कम होती है, तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता ज्यादा होती है, कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता कम होती है और कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता ज्यादा होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। यही कहीं चमकीला बनेगा तो कहीं अंधेरा बनेगा, कहीं ब्राइट दिखेगा तो कहीं डार्क दिखेगा, और इसका एग्जांपल ये सब है। याद हो रहा है? एक ही मशीन से दो बॉक्स में गाना बजेगा तब ना व्यतिकरण होगा। स्रोत कितना होना चाहिए? तो एक ही स्रोत से उत्पन्न 2 प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर ओवरलैप करता है, अध्यारोपित होता है, तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता कम होती है और कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता अधिक होती है। इस घटना को प्रकाश का सुनेंगे पीछे से, ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे पढ़ा दिए तुम लोग चला देंगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बार है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट टाइम सुना रहे हैं, ठीक है? एक ही स्रोत से उत्पन्न 2 प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित करता है, ओवरलैप करता है, तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता कम होती है, जहां डार्क दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा, और कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता अधिक होती है, वहां चमकीला दिखाई देगा। यही अंधेरा और चमकीला वाला घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का। और प्रकाश के व्यतिकरण को सर्वप्रथम यंग ने बताया था। किसने? थॉमस यंग ने। किसने? थॉमस यंग ने बताया था। क्लियर है? सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण की घटना किसने बताया था? थॉमस यंग ने। और इसका एक आगे क्वेश्चन बनेगा कि यंग के द्विझिर्री के प्रयोग का वर्णन करें प्रकाश के व्यतिकरण के लिए। वो आगे है, पहले इतना हम लोग समझ लेंगे, लिख लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बताइएगा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा व्यतिकरण का? साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, पतले फिल्म का रंगदार मत समझ जाना। हाँ, भीगे हुए सड़क पर जब तेल गिरा हुआ रहता है तो इंद्रधनुषी दिखा देता है। देखिएगा टेम्पो स्टैंड वगैरह, जहाँ टेम्पो वगैरह बनता है या फिर टेम्पो का जो कुछ रहता है, वहाँ पे देखिएगा मोबिल वोबिल गिर जाएगा, तेल वगैरह, तो एकदम चमकीला दिखाई देगा। वह किस घटना का कारण है? हाँ, नाली है, आपके यहाँ नाली है ना, उसमें किरासन तेल या फिर डीजल मोबिल कुछ डाल दीजिएगा, आपको दिखाई देगा इस तरह से। हाँ,
दिखाई देगा इस तरह से। अच्छा, मोर का पंख का रंगीन दिखना, प्रकाश का व्यतिकरण। कौन सुना सकते हैं या एक बार और, एक बार और मगनिया चगनिया वाला। चलो ध्यान से। एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता कम होती है और कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता अधिक होती है। इस घटना को प्रकाश का, सर्वप्रथम थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के घटना को सत्यापन किया या फिर दर्शाया या बताया। ठीक है। और प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण साबुन का बुलबुला, पतले फिल्म का रंगदार दिखना, और भीगे हुए सड़क पर, भीगे हुए, हाँ, जब तेल गिरा हुआ रहता है तो क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुषी जैसा दिखाई देता है। और मोर का पंख रंगीन दिखना, किसी पक्षी का पंख रंगीन दिखना। क्लियर है? कौन सुना सकता है? हाथ खड़े करो। चलिए आप खड़े होइए। हाथ तो तुम लोग खड़े नहीं करिएगा, खड़े होइए। पहले एग्जांपल बताइए प्रकाश के व्यतिकरण का। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखना और पतले फिल्म का रंगदार दिखना जी। और मोर का पंख का रंगीन दिखना वो प्रकाश का व्यतिकरण है। और वो सड़क पे तेल गिरने, भीगे सड़क पर, हाँ भीगे सड़क पे तेल गिरने की वजह से जो दिखता है, हाँ, इंद्रधनुषी दिखता है। चलिए बहुत अच्छा, आप खड़ी होइए, बोलिए। खत्म हो गया। चलो बॉय में सुना दो, खड़ी हो जाओ। प्रकाश का व्यतिकरण का, सॉरी, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब एक ही स्रोत से, बोलिए। जब एक ही स्रोत एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय तरंग, से, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो कहीं कहीं कम तीव्रता घटती है, कहीं कहीं तीव्रता इसकी ज्यादा होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण। छठो क्लास का लेकिन बैठेगा तो 10 बार सुन के बता देगा। यानी ब्रह्मा के हो के भी ऐसे नौटंकी करता है। लिख सकते हैं? लिखिए। उतारे तो नहीं है ये यार। हेडिंग सब लिख लेते ना, प्रकाश का व्यतिकरण नीचे ढंग से लिखो। एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय तरंग एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित करती है तो अध्यारोपित करती है तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता कम होती है। अध्यारोपित करती है तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता कम होती है तथा कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता अधिक होती है इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं।
क्लियर है? नीचे ये वाला फिगर बना दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या चीज? डार्क हाँ, अंधेरा, डार्क। और ये जहाँ ज्यादा इसके तीव्रता है वहां पे क्या लिख देना है? चलिए थोड़ा बना लीजिएगा, थोड़ा नीचे फिगर। फिगर सबको समझ में आया है ना? बस एक दूसरे पर ओवरलैपिंग किया है। चलिए नीचे लिखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण। प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण। मोबाइल के नरेटिव टिप के रखो। प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण। और यहीं पे रहेगा, बाद में बनाइएगा। आगे लिखिए, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। दूसरा, यही साबुन वाला ही है, इसका पतला लेयर होता है ना, जो रंगदार कहने का मतलब यहाँ सेंस है रंगीन से, है ना? हाँ, तो दूसरा इसका लिखिएगा, पतले फिल्म का रंगदार दिखना। मन में रंगदारी के भाव नहीं ना आ रहा है? भीगे हुए सड़क पर तीसरा, भीगे हुए सड़क पर गिरा हुआ तेल इंद्रधनुषी का निर्माण करता है। इंद्रधनुषी का निर्माण करता है। क्लियर है? होता नहीं करता। चलिएगा अगला लिखिएगा, चौथा, मोर का पंख रंगीन दिखाई देता है। मोर का सेंस है मतलब हर पक्षी का पंख। हाँ, जिसका चमकीला दिखाई दे। नीचे डैश देके लिखिएगा, स्टार देकर डैश दीजिएगा। 1.5 गो। ये लिखिएगा, सर्वप्रथम थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बताया। प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बताया। सबसे याद हो जाएगा ना? कल सुनिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, जो कभी नहीं पूछा है लेकिन पढ़ना है। ठीक है, और ना कभी पूछेगा लेकिन पढ़ना है। लिखिए क्वेश्चन, जरूरी है ना, इसके आधार पे आगे बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है।
मतलब पढ़ना है लेकिन आएगा एग्जाम में नहीं, लेकिन ये नहीं पढ़िएगा तो आगे नहीं आएगा, फ्रेंच की चौड़ाई नहीं निकलेगा। क्वेश्चन लिखिएगा, थॉमस यंग के प्रकाश के व्यतिकरण के लिए थॉमस यंग के प्रकाश के व्यतिकरण के लिए द्विझिर्री भीरी नहीं पढ़ लेना, झा लिखा हुआ है, झा। वैसे ना हम लोग झा लिखते हैं। द्विझिर्री हमको ये तो झा दे होता है। डबल स्लिट के प्रयोग का वर्णन करें। डबल स्लिट के प्रयोग का वर्णन करें। हो गया। अच्छा, द्विझिर्री समझते हैं? नहीं। अच्छा, द्वि मतलब डबल, ये तो हो गया। झिर्री मतलब होता है स्लिट। स्लिट होता है कि पिन के होल के बराबर किसी चीज में छेद कर दीजिएगा, पिन के होल जैसा, तो उसी को हम लोग झिर्री कहते हैं। एकदम बहुत पतला छिद्र, एकदम पिन, एक पिन है ना, उससे सुई पिन जो भी रहे उसे छिद्र कर दो, उसी का नाम क्या होता है? स्लिट या झिर्री। एकदम बहुत पतला, कि कोई पर्दा इसमें पतला छिद्र कर देंगे तो क्या बन गया? स्लिट। उसी को हम लोग झिर्री या स्लिट कहते हैं। तो यहाँ पे कितना झिर्री बनाया गया है? दो झिर्री बनाया गया है। ये अपने प्रयोग का वर्णन किए हैं द्विझिर्री के अनुसार, वो हम लोग अभी समझते हैं क्या क्या इसका कहानी है। तो थॉमस यंग ने इसको वर्णन करने के लिए 3 पर्दा लिया। कितना पर्दा? ए बी और सी, ए बी और 3 पर्दा लिया और तीनों को कुछ दूरी पर समानांतर रख दिया। एक दूसरे क्या है? समानांतर रख दिए। ठीक है। पर्दा ए में छोटा स्लिट, स्लिट कहने का मतलब छोटा हो ही गया। ठीक है। एक स्लिट पिन के बराबर यहाँ पे छिद्र किए। अरे समझ में क्या किए? अब जब पर्दा बी पर आए तो इसके ऊपर एक और एक कहाँ? नीचे, दोनों की गैपिंग बराबर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे 2 स्लिट लगाए, मतलब 2 स्लिट दिए। इस स्लिट को हम लोग एस कहते हैं और यह हो गया, इसमें 2 है तो एक S1 और एक S2। और दोनों स्लिट के बीच की दूरी को D से लिखाया गया। दोनों स्लिट के बीच की दूरी को D से, छोटा d से। ठीक है। और तीसरा पर्दा में कोई स्लिट नहीं है। तीसरा पर्दा में कोई स्लिट नहीं है। और पर्दा बी और पर्दा सी के बीच की दूरी बड़ा डी रखा गया। कौन सा डी? बड़ा डी। ये समझ में आया कुछ कुछ बात? 3 पर्दा लिए, पहला में एक स्लिट, दूसरा में दोनों स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल डी, और पर्दा बी और पर्दा सी के बीच की दूरी बड़ा डी। और तीसरा पर्दा में कितना स्लिट है? हाँ, तीसरा पर्दा में कोई स्लिट नहीं है। अब यह इसको प्रयोग करने के लिए एक प्रकाशीय स्रोत स्लिट एस के पास रखे, एक बल्ब जलाए। आई करा दे, नजर लगा दे, बनेगा कि? बाउल है, बाउल पातलू वाला दिमाग के बात है। इतना दम ठोक ही दी है इतना बार कि का यहाँ बॉल बनेगा। ठीक है। यहाँ पे बॉल जला दिया गया है। अरे समझ में समझ रहा ना? जब यहाँ पे लाइट जला दिया गया है तो तरंगार्घ के रूप में इसकी प्रकाश आगे बढ़ेगा। बोलिए।
इस तरह से करते करते ये पहला स्लिट के पास जाएगा कि दूसरा स्लिट के पास? दोनों स्लिट में जाएगा। अरे लाइट एक स्लिट में जाएगा, दोनों स्लिट में? दोनों में। इस तरह से बढ़ते बढ़ते दोनों में चल गया। अब जब यहाँ लाइट गया तो यहाँ देखिएगा इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, फिर डॉट 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 कर दिए हम लोग, फिर इसका इस तरह से हुआ। अब इसका देखिएगा किस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। अब देखिएगा अब एक दूसरे पर क्या हो रहा है, अध्यारोपित हो रहा है। यही हम बताना चाहते थे। जैसे ही एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर आगे बढ़ता है और तीसरा पर्दा के पास आता है तो एक एकांतर क्रम में, कौन सा क्रम में? ब्राइट और डार्क, ब्राइट और एक पट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इसे ही फ्रिंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कभी कभी लड़कन फ्रिंज देखता है ना तो उसको लगता है कि मिसप्रिंट हो गया है, काट के फ्रिंज प्रिज्म कर लेता है। तो प्रिज्म अलग है और फ्रिंज अलग है। तो फ्रिंज किसे कहते हैं? क्वेश्चन अभी दोनों में भी आ सकता है कि फ्रिंज किसे कहते हैं। तो जो ये डार्क और ब्राइट वाला एकांतर पट्टी है ना, इसको क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। जहां इसकी तीव्रता ज्यादा होगी वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगा और जहां इसकी तीव्रता कम होगी वहां पे क्या बनेगा? डार्क फ्रिंज। यही घटना को हम लोग कहते हैं थॉमस यंग के द्विध्रुवी का प्रयोग का वर्णन। क्लियर है? क्लियर है ना? इसमें सिर्फ लिखना है प्रयोग के बारे में। वो क्या लिखना है अभी हम सुना देते हैं एक दो बार, तब आराम से लिखा जाएगा। समझिएगा। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बताया। यह अपने द्विध्रुवी का प्रयोग का वर्णन करने के लिए 3 पर्दा ए, बी और सी लिया, जिसे समानांतर क्रम में रखा। तीनों पर्दा को समानांतर क्रम में। पहला पर्दा ए में एक स्लिट एस लिया तथा दूसरा पर्दा बी में 2 स्लिट S1 और S2 लिया और दोनों स्लिट के बीच की दूरी छोटी डी स्मॉल डी लिया तथा तीसरा पर्दा में कोई स्लिट नहीं लिया गया। दूसरा पर्दा और तीसरा पर्दा यानी बी पर्दा और सी पर्दा के बीच की दूरी बड़ी डी कैपिटल डी रखा गया। सर्वप्रथम स्लिट एस के पास एक प्रकाशीय स्रोत को रखा गया या लाया गया, जिससे तरंगार के रूप में यह प्रकाश कहाँ गया? दोनों स्लिट S1 और S2 स्लिट के बाद। जब इससे प्रकाश बाहर आया तो एक दूसरे पर क्या हुआ? अध्यारोपित हुआ, जिसके कारण एकांतर क्रम में पर्दा सी पर एक रंगीन पट्टी का निर्माण हुआ। एकांतर क्रम में एक रंगीन पट्टी का निर्माण हुआ जिसे फ्रिंज कहते हैं। यह प्रयोग प्रकाश के व्यतिकरण को पुष्टि करता है। क्लियर है? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? लिख सकते हैं एक बार और। चलिए, बहुत अच्छा। सर्वप्रथम थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बताया। इन्होंने अपने द्विध्रुवी प्रयोग का वर्णन करने के लिए 3 पर्दा ए, बी और सी लिया, जिसे एकांतर क्रम में रखा। पहले पर्दा ए पर एक स्लिट लिया। पहले पर्दा पर कितना स्लिट है? एक स्लिट लिया और तथा दूसरे पर्दा पर कितना स्लिट? S1 और S2 दोनों स्लिट के बीच की दूरी तथा तीसरा पर्दा पर कोई स्लिट नहीं। दूसरा पर्दा और तीसरा पर्दा के बीच की दूरी कैपिटल डी लिया। सर्वप्रथम पहला पर्दा के स्लिट एस के पास एक प्रकाशीय स्रोत रखा, जिससे प्रकाश तरंगार के रूप में आगे बढ़कर कहाँ आया? इसके सहारे आगे बढ़ा तो एक दूसरे पर क्या किया? जिसके कारण एकांतर क्रम में पट्टी सी पर पर्दा सी पर फ्रिंज का निर्माण किया। जहां इसकी तीव्रता अधिक होती है वहां ब्राइट और जहां इसकी तीव्रता कम होती है वहां डार्क। यही एकांतर क्रम में जो पट्टी का निर्माण हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज। अच्छा, फ्रिंज आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं। अपने एक आंख को पूरा बंद करके दूसरा आंख को पिन के बराबर खोलना है। यहाँ प्रयोग नहीं करेगा कोई, घर पे जाके करेगा। ठीक है? तो यही एक्सपेरिमेंट तुरंत शुरू कर देते हैं। कहते हैं तो अपने एक आंख को पूरा बंद कर देना है और दूसरे आंख क्या करना है? एकदम पिन के बराबर खोलना है और जहां लाइट जल रहा है ना
उसको देखना है। देखिएगा एकदम चमकीला और अंधेरा पट्टी की तरह निर्माण होगा। इसी को क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। और वैसे भी नहीं करना है तो अपना हाथ को इस तरह से करना है, एक छोटा छिद्र बनाना है और प्रकाश के पास, लाइट के पास लेके जाना है। बड़ा नहीं कर देना कि एकदम कुछ दिखाई नहीं दे, एकदम पिन के बराबर पिन है ना, उसके बराबर छिद्र रखना है और बाकी वहाँ प्रकाश को ले जाकर देखना है, प्रकाश के पास लेकर देखना है। एकदम चमकीला और अंधेरा पट्टी का निर्माण होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। क्लियर है? आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है? पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन पढ़ना है हम लोग को। अरे इसी से फ्रिंज की पट्टी की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई निकलेगा, कितना दूरी पर फ्रिंज बना है। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई नहीं निकलेगा। लिखिए आंसर में, फिगर के लिए 10-12 लाइन जगह छोड़ दीजिए, लास्ट में फिगर बनाना है, पहले लिख लो, ठीक है? जगह छोड़ दीजिएगा। छोड़ दी दे मत डैश तक लिखा। सर्वप्रथम थॉमस यंग ने जिस किसी को भी समझ में कोई बात ना आए दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है? हम लोग कहीं भाग नहीं रहे हैं, आराम से पढ़ते चलेंगे। सर्वप्रथम थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बताया। प्रकाश के व्यतिकरण के घटना को बताया। प्रकाश के व्यतिकरण के घटना को बताया। अपने द्विझिर्री प्रयोग का वर्णन करने के लिए अपने द्विझिर्री डबल स्लिट प्रयोग का वर्णन करने के लिए 3 पर्दा ए, बी और सी, 3 पर्दा ए, बी और सी लिया। छूट गया क्या? डबल स्लिट का प्रयोग क्या लिखे? का प्रयोग का वर्णन करने के लिए 3 पर्दा ए, बी और सी लिया और इसे समानांतर क्रम में कुछ दूरी पर रखा और इसे समानांतर क्रम में कुछ दूरी पर रख दिया। समानांतर क्रम में एक दूसरे को कुछ दूरी पर रख दिया। पहला पर्दा ए में एक स्लिट एस लिया। तथा दूसरा पर्दा बी में वो 2 पर्दा को क्या हुआ? दूसरा पर्दा बी में 2 स्लिट S1 और S2 लिया। S1 और S2 लिया। S1 और S2 लिया, जिसे स्मॉल डी दूरी पर, जिसकी बीच की दूरी स्मॉल डी है, जिसकी बीच की दूरी स्मॉल डी है। तथा तीसरा पर्दा सी में
कोई स्लिट नहीं लिया तथा तीसरा पर्दा सी में कोई स्लिट नहीं लिया। सी में कोई स्लिट नहीं लिया। ये पूजा तो ऐसे पैसा भर दें। नहीं लिया। जबरदस्त कैसे बोला? पहला पर्दा स्लिट एस के पास एक प्रकाशीय स्रोत, अच्छा है, सॉरी इसमें थोड़ा सा रुक जाइए। दूसरा पर्दा और तीसरा पर्दा के बीच की दूरी बी और सी, पर्दा बी और सी के बीच की दूरी। दूसरा पर्दा बी और तीसरा पर्दा सी के बीच की दूरी दूसरा पर्दा बी और तीसरा पर्दा सी के बीच की दूरी कैपिटल डी है। पहला पर्दा ए के स्लिट एस के पास, पहला पर्दा ए के स्लिट एस के पास एक प्रकाशीय स्रोत जलाया गया, एक प्रकाशीय स्रोत लाया गया जिसका प्रकाश दूसरा पर्दा के, जिसका प्रकाश दूसरे पर्दा का दोनों स्लिट के सहारे सबूत रंगार का निर्माण वो हो गया। दूसरा पर्दा के दोनों स्लिट के सहारे एक दूसरे से अध्यारोपित कर, लीड के सहारे गुजारे गए, उसके बाद ना होगा। लिखो ना, दूसरे पर्दा के, क्या इन लोग बोल के बीच में घबराता है। कहाँ तक लिखे हैं? दोनों स्लिट के सहारे, दोनों स्लिट के सहारे एक दूसरे से अध्यारोपित कर पर्दा सी के पास पहुंचता है। जहां एकांतर क्रम में चमकीले और अंधेरे पट्टी का निर्माण करता है। जहां एकांतर क्रम में चमकीले और अंधेरे पट्टी का निर्माण करता है, जिसे फ्रिंज कहते हैं। चमकीला और अंधेरा पट्टी का निर्माण करता है, जिसे फ्रिंज कहते हैं। फ्रिंज कहते हैं। फ्रिंज कहते हैं। यह प्रयोग प्रकाश के व्यतिकरण को पुष्टि करता है। प्रकाश के व्यतिकरण को पुष्टि करता है। यह प्रयोग प्रकाश के व्यतिकरण का पुष्टि करता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्त,
प्रकाश के व्यतिकरण के लिए सर व्यतिकरण के लिए शर्त कि क्या क्या शर्त होना चाहिए प्रकाश के व्यतिकरण को पुष्टि करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, कोई नहीं लिखेगा। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित शर्त होता है। पहला है क्या दे दो, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए अध्यारोपित प्रकाश, कैसा प्रकाश? अध्यारोपित प्रकाश जो होता है एक वर्णी होना चाहिए। एक वर्णी मतलब एक मशीन से दोनों बॉक्स से गाना बजना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्लिट दो स्लिट था, ऐसा नहीं कि एक स्लिट से दूसरा लाइट दूसरा स्लिट से दूसरा लाइट जला दिए तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक वर्णी होना चाहिए। एक मतलब एक वर्ण मतलब रंग, एक रंग के प्रकाश होना चाहिए। अरे समझ लो, समझ ले क्या अभी वीडियो में समझ लेगा जी। अब 5 बार बोले ना अध्यारोपित, समझ लेगा, चलेगा। पहला शर्त है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए अध्यारोपित प्रकाश कैसा होना चाहिए? एक वर्णी होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए स्लिट का आकार कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए स्लिट का आकार। क्लियर है? तीसरा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए अध्यारोपित प्रकाश एक समान आवृत्ति का होना चाहिए। एक समान आवृत्ति का होना चाहिए। इसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि यह इस स्पीड से चल रहा है और दूसरा है कि इस स्पीड से चल रहा है, तो बताइए कभी एक दूसरे पर ये फ्रिंज का निर्माण करेगा? नहीं करेगा। पहला प्रकाश और दूसरा प्रकाश है, जो भी प्रकाश है, वह दोनों का आवृत्ति क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी दोनों का चलने का समान होना चाहिए। ये तीनों याद हो रहा है? पहला, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए अध्यारोपित प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए स्लिट का आकार बहुत छोटा होना चाहिए। तीसरा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रकाश की आवृत्ति एक समान होना चाहिए। क्लियर है ना? एक लास्ट बार, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए अध्यारोपित प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए, एक रंग का होना चाहिए। दूसरा है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए स्लिट का आकार बहुत छोटा होना चाहिए। और तीसरा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रकाश के आवृत्ति क्या होना चाहिए? समान आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। कैसा आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए? समान आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। क्लियर है? कौन सुना सकते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए एक वर्णीय अध्यारोपित होना चाहिए और प्रकाश के व्यतिकरण के लिए स्लिट का आकार बहुत छोटा होना चाहिए। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए एक वर्णीय आवृत्ति समान होना चाहिए। चलिए, अच्छा प्रयास है। बैठिए, लिख सकते हैं? नीचे क्वेश्चन लिखिएगा। मेरा पेन हाँ, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्त को लिखें। ये 2 नंबर में पूछ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इससे। वेव ऑप्टिक्स है जो कंप्लीट क्लास में ध्यान पे ही सीख पाता है बच्चा। उतार लेने से एक लाइन नहीं समझ में आएगा। हम लोग 3 दिन से क्लास कर रहे हैं ना वेव ऑप्टिक्स का। ऐसा एक आध क्लास हुआ है कि लिख लिए, उतार लिए, हो गया, समझ में आ गया? नहीं आएगा समझ में, टफ सेक्शन है ये। हाँ, पता है आप लोग को 10th में, सुनिएगा, 10th में सिर्फ रे ऑप्टिक्स पढ़ना होता है। 12th में रे और वेव दोनों पढ़ना होता है, दोनों समान समान। जैसे ही ग्रेजुएशन अगर कोई फिजिक्स से करना चाहता है, ग्रेजुएशन में बचा जाता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि हम कौन सब्जेक्ट से लें। लेकिन फिजिक्स तनी मनी ठीक होके जाता है तो लगता है कि ना फिजिक्स से लेंगे, तो उसको रे पढ़ना ही नहीं है, कंप्लीट वेव पढ़ना रहता है। यही सब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण नहीं पढ़ना होता है। कोई ग्रेजुएशन करता है उससे तो फिजिक्स से, समझे यार? दर्पण 9वें 10वें 12वें तक खत्म हो जाता है। अब यहाँ से कंप्लीट वेव पर चलता है, तरंग पे चलता है। ठीक है, इसीलिए टफ माना जाता है इसको। डैश देख लिखिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित शर्त इस प्रकार है। आंसर में प्रकाश के, बहुत खुश नजर आ रहा है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित शर्त
इस प्रकार है। पहला, पहले लिखेगा प्रकाश के व्यतिकरण के लिए अध्यारोपित प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए। अध्यारोपित प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए। फास्ट लिखिएगा। अध्यारोपित प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए। अगला, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए स्लिट का आकार बहुत छोटा होना चाहिए। स्लिट का आकार बहुत छोटा होना चाहिए। तीसरा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए समान आवृत्ति के प्रकाश होना चाहिए। समान आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।